हेलो फ्रेंड्स, अपने इसी चैप्टर में आगे बात करेंगे हम लोग अनौपचारिकरण की थोड़ी बहुत बात की थी, इनफॉर्मलाइजेशन की, और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट की बात बाकी रह गई है, और फिर गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं इसकी बात करना बाकी है। तो देखो, ऐसा हुआ था कि स्वतंत्रता के बाद ये सोचा गया कि हम विकास योजनाएं लेकर के आएंगे, और उससे क्या होगा, विकास योजनाओं में भी जो सबसे ज़्यादा महत्व है, आप स्टार्टिंग की अगर प्लानिंग देखेंगे, 5 ईयर प्लानिंग्स देखेंगे, तो उसमें औद्योगिकरण को काफ़ी अच्छे से पुश किया गया था कि देश में उद्योग आ जाएंगे, औद्योगिकरण की हम रणनीति लगाएंगे, और उससे क्या हो जाएगा कि कृषि के अतिरिक्त जो भी श्रमिक है ना, वो जो कृषि से अतिरिक्त श्रमिक हैं वो निकल करके कहाँ पर चले जाएंगे, उद्योगों में चले जाएंगे, और उनके जीवन स्तर में सुधार आ जाएगा, ऐसा माना गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि क्या ऐसा हुआ, हम लोगों ने देखा था अभी पिछले वीडियोस में कि धीरे धीरे करके उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़ी है, लेकिन 2011 के बाद से अगर आप देखोगे तो नहीं बढ़ी है, और उससे भी पहले बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, 24% पे आकर के रुक गया है। तो भारत की टोटल लेबर फोर्स का करीब 24% लोग ऐसे हैं जो उद्योगों में काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। और हमें अभी भी हमारे देश में ऐसी स्थिति है, करीब करीब 45% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। तो एग्रीकल्चर से इतनी बड़े संख्या में लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई है इंडस्ट्रीज, तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम रही है। अच्छा, और हाँ, ये पॉइंट मैं बता रहा था कि 45% लोग अभी भी खेती पर ही डिपेंडेंट रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, और साथ में हम लोगों ने एक और चीज देखी थी कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जो रोजगार की गुणवत्ता है, एम्प्लॉयमेंट की कितना ज्यादा सही एम्प्लॉयमेंट है, किस सेंस में बोल सकते हैं हम लोग, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ में आपको रेगुलर बेसिस पर सैलरी मिल रही है, और साथ में मैटरनिटी लीव्स हो, मैटरनिटी लीव्स को हम लोग बोलते हैं मातृत्व लाभ। तो जो भी जन्म के बाद और जन्म से पहले भी जो कार्यरत महिलाएं होती हैं फॉर्मल सेक्टर में, उनको पेड लीव्स का भी प्रावधान होता है। ऐसे ही भविष्य निधि, आपको प्रोविडेंट फंड की बात होती है, ग्रेच्युटी की बात होती है, पेंशन। तो ये सारी चीजें क्या कर देती है, किसी भी इंसान का जीवन है उसको काफी अच्छे से एक तरह से जो भी मेजर रिस्क हैं उनसे बचा लेती है आर्थिक रूप से। तो ऐसी स्थिति में इन सारे बेनिफिट्स को हम लोग मेनली क्या बोलते हैं कि फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयज उनको क्या क्या मिल रहा है, और इसी से काफी हद तक लिंक्ड रहती है आपकी सामाजिक सुरक्षा। कई लोग सोचते हैं सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या है कि पुलिस वगैरह की व्यवस्था कर दी गई, ऐसा नहीं है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है कि किसी भी समाज में जो लोग भी रह रहे हैं उनको एक उम्र के बाद से वो लोग क्या करते हैं, रोजगार, उनको सीधा सीधा रोजगार नहीं मिल रहा होता है। ठीक, तो नॉर्मली भारत में 15 से 64 वर्ष की उम्र के लोग ही रोजगार माने जाते हैं। जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की काउंटिंग करते हैं तो 64 वर्ष से ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग, ऐसा हो सकता है, लेकिन उन लोगों को ऐसा माना जाता है कि वो लोग अब काम उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो अर्थव्यवस्था में आर्थिक योगदान दे पाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में वो दे नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को अपना जीवन निर्माण करने में समस्या है। तो ऐसे ग्रुप को ये सारी सहूलियतें देना जो उनको बाद में, खासतौर से ओल्ड एज की बात होती है जिसमें पेंशन अगर उनको मिलती रहती है, या फिर अगर उनको कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो बेयर कर सकते हैं, तो इस तरह की चीजें अगर आप देख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको ये सब प्रोवाइड करने को हम लोग बोल देते हैं सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा। ठीक, अच्छा, अब क्या हुआ, वापस आ जाते हैं। वापस आने पर हम लोगों ने ये देखा कि रोजगार की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। हम लोगों ने कैसे देखा था, हम लोगों ने देखा था कि भारत में इनफॉर्मल जो अनियत मजदूर थे उनका परसेंटेज पहले थोड़ा घटा था, फिर उसका से फिर थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ था, बाद में काफी तेजी से 30 से 25% पर आया। लेकिन उसके बाद भी अगर आप ऑब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे, ऑब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि पूरी जनसंख्या भी हमारी बढ़ती चली गई है, और अगर प्रतिशत उतना ही बना रहे तब भी इसका मतलब कुल संख्या ऐसे लोगों की जो अनियत मजदूरी का काम कर रहे हैं उनकी बढ़ती चली आ रही है। इनफॉर्मलाइजेशन का केस आया, और हम लोगों ने अहमदाबाद का केस भी देखा था कि किस तरह से मिल्स बंद होने के बाद से वहां पर मजदूरों की स्थिति खराब रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ है कि समान कार्य के और एक और चीज आती है कि समान काम कोई कर रहा है, जैसे मान लीजिए प्राइमरी स्कूल है, तो प्राथमिक विद्यालय में जो आदमी सरकारी नौकरी में भी पढ़ा रहा है उसको 40-45 हजार रुपए मिल रहा है, और वही इंसान जब गांव में किसी दूसरे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है तो उसको 5,000 रुपए भी नहीं मिल रहा है। तो एक चीज ये भी देखिए कि अलग अलग एक ही तरह के काम के लिए अलग अलग सेटअप में बहुत ज्यादा सैलरी का डिफरेंस है। हालांकि इसी में जैसे जैसे आप ऊपर के स्तर पर बढ़ते चले जाएंगे, जैसे मान लीजिए भारत में सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी को माना जाता है, बहुत सीनियर IAS ऑफिसर रहते हैं पूरे देश में, तो उनको सैलरी कितनी है, 3.5-4 लाख रुपए मिलती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे तो 3.5-4 लाख रुपए क्या, यहाँ तो 1 करोड़ से ऊपर भी कई लोग हैं ऐसे जिनको सैलरी मिल रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि जो ऊपर है उसको बहुत ज्यादा सैलरी है, और जो उसी में नीचे के पदों पर काम कर रहे हैं उनको बहुत ही कम सैलरी है। और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, जो ऊपर उनको बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन नीचे भी काफी ठीक ठाक सैलरी है।
तो होता क्या है कि हम लोग जब वेतन आयोग की बात करते हैं कि किसको कितना पैसा मिलेगा, तो ऐसा देखा जाता है कि 12 से 13 गुना का डिफरेंस रहना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं रहना चाहिए। मतलब जो सबसे नीचे का एम्प्लॉय है और जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसमें 12 से 13 गुना की सैलरी का डिफरेंस होगा सरकारी नौकरियों में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो हम लोग 1000 गुने तक का डिफरेंस भी देख लेते हैं, और 100 गुने तक का डिफरेंस देखना तो बहुत ज्यादा कॉमन है काफी सारी कंपनीज में, कि नीचे जो इंसान काम कर रहा है उसको मिल रहा है 10,000 रुपए, और जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसको मिल रहा है कितना, 10 लाख रुपए। ठीक है, तो 10,000 और 10 लाख में 100 गुने का अंतर हो गया, इससे ज्यादा का अंतर हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आमतौर पर ज्यादातर जो एम्प्लॉयज है, देखिए टॉप पोस्ट तो बहुत ही कम होती है। भारत में जो पुलिस फोर्स है उसमें 92% कॉन्स्टेबल्स हैं। तो हर जगह पर ऐसा होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही तेजी से ऐसे शार्प बनता चला जाता है, समझ रहे आप, ऐसा नहीं जा रहा। तो ऐसा जाने का मतलब क्या हुआ कि हर जगह पर बहुत सारे लोग हैं, और एक होता है पिरामिड स्ट्रक्चर एकदम से ऐसे पतला बन गया, तो टॉप पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। इसलिए एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोअर रैंक्स में काम कर रहे होते हैं, और वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में बहुत बड़ा डिफरेंस देखा जाता है। और इसीलिए हमारे समाज में सरकारी नौकरी को लेकर के बहुत सारे लोगों के बीच में होड़ मची रहती है। और आपको ये भी देखा था, लास्ट वीडियो हम लोगों ने बात की थी कि भारत में कुल मिलाकर के करीब 3 करोड़ रोजगार ऐसे हैं, ये 2011 और 12 का नंबर है, सब मिलाकर के 47.3 करोड़ लोग हैं जो श्रमिक हैं। अब 47.3 करोड़ में से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, और इन 3 करोड़ में से भी 1.8 करोड़ तो सीधा सीधा पब्लिक सेक्टर ही प्रोवाइड कर रहा है। सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी विभाग हैं, सरकारी कंपनियां हैं। ठीक है, सरकारी कंपनीज कैसे होती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे ONGC है, फिर सरकारी बैंक से पूरी तरह से सरकारी नहीं है, उसमें बाकी लोगों की शेयर होल्डिंग भी है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया जैसे कि। तो इस तरह के बहुत सारे उपक्रम हैं जो क्या कर रहे होते हैं, आप लोगों को इस तरह की नौकरी दे रहे होते हैं। और बैंकिंग सेक्टर को वैसे अलग रखा जाता है। तो पब्लिक सेक्टर में हम लोग क्या मानते हैं, पूरी तरह से एक तो जो सरकारी विभाग होते हैं वो, और फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं जैसे ONGC है। तो इन सारे लोगों को मिलाकर के हम गिनते हैं, और उसमें 1.8 करोड़ तो आपका सीधा सीधा कहां से आ रहा है, सरकार से ही आ जा रहा है सीधा सीधा। ठीक है, जो लोग सरकारी, फिर आर्मी है, सेना है, वो भी पूरी तरह से सरकारी है। अच्छा, और रेलवे में काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और अब आप ये समझिए कि जो 3 करोड़ लोग हैं उसमें इसका मतलब कर क्या रही है, देश में जो सरकार है वो काफी हद तक लोगों को फॉर्मल जॉब देने की कोशिश कर रही है। ठीक, तो ये काफी अच्छा दृष्टिकोण आता है। इसी को कई अर्थशास्त्री क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि आप ये समझ लो कि जो इंसान एक प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा है उसको 5,000 रुपए नहीं मिल रहा है, और जो गवर्नमेंट में पढ़ा रहा है उसको 45,000 रुपए मिल रहा है, तो एक आर्टिफिशियल डिफरेंस भी क्रिएट किया हुआ है। यानी कि वो सेवा वास्तव में मार्केट फोर्सेस से इतने पैसे जनरेट नहीं कर पा रही है। जो चीज इतनी वैल्यू नहीं जनरेट कर सकती, आप उससे उसको ज्यादा अगर पैसे दे रहे हो तो भी अर्थव्यवस्था में काफी प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है। इस तरह का बात भी की जाती है। लेकिन हम लोग अभी बात इसकी कर रहे हैं कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, कि अनौपचारिकरण किस तरह से हुआ है और क्या क्या समस्याएं हैं। तो देखिए 1972-73 आते आते ऐसा रियलाइज किया गया कि दुनिया भर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन देशों में अनौपचारिकरण को खत्म करने की कोशिश की गई, भारत में भी करने की कोशिश की गई कि लोग धीरे धीरे इंडस्ट्री लगाएंगे, औद्योगिकरण होगा, उसमें आ जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को भी कुछ बचाव की आवश्यकता है, और उस बचाव के लिए हम लोग लेबर लॉस लेकर के आए, और इन्हीं को थोड़ा और ज्यादा मददगार बनाने की कोशिश की गई। किसके लिए, श्रमिकों के लिए। अच्छा, अब इससे क्या होगा, जो श्रमिक हैं उनको उनके अधिकारों को रक्षा करने की का बल भी मिलेगा, और साथ में अगर कुछ ऐसा होता है तो एक लीगल प्रावधान है, कानूनी रूप से प्रावधान है, वो कोर्ट में भी जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। और साथ में क्या होना स्टार्ट हुआ कि श्रमिक संगठन भी उभर करके आते रहे। जो भी लेबर यूनियंस होती हैं वो लोग क्या करते हैं, अच्छी वेजेस की बात करते हैं कि हमें आप मजदूरी दर अच्छा दो, साथ में बाकी जो बेनिफिट्स उसकी बात भी करते हैं। तो एक नेगोशिएशन हो पाता है किससे, जो लोग एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो लोग नौकरी दे रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें भी की गई। अच्छा, अब हम लोग इस वाले आंकड़े पर फिर से एक बार आ जाते हैं कि 47.3 करोड़ लोग कौन थे, भारत के कुल श्रमिक। अब देखना, महिलाओं के लिए देखना क्या स्थिति चल रही है। एक तो पहली बात हम लोगों ने इस चैप्टर में देखी कि बहुत सारी महिलाएं जो काम कर रही हैं उनको श्रमिक माना ही नहीं जाता है, क्योंकि वो घरेलू काम कर रही हैं, ऐसा काम कर रही हैं जिसको हम लोग मार्केट में सेल नहीं कर रहे हैं, उनके काम को, उनके प्रोडक्ट को। ठीक, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को पहले ही बाहर कर दिया गया। अब उसके बाद भी 47.3 करोड़ में सिर्फ 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखो, जितने भी आपकी पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स हैं, जितने भी प्रतिष्ठान हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट का एक तरह से समझ लो, चाहे जो भी हो, तो गवर्नमेंट की जितनी भी बॉडीज है उन सबको हम लोग क्या मान लेते हैं, फॉर्मल मान लेते हैं। ठीक, कि वो हमारा संगठित क्षेत्र है। साथ में निजी क्षेत्र ऐसा जिसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हो। कितने, 10 या अधिक।
ऐसे कर्मचारी अगर काम कर रहे हैं तो उनको जो रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान है उनको भी मिलाकर के हम लोग क्या बोल देते हैं, संगठित क्षेत्र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से ज्यादा लोग निजी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको वो फॉर्मल सेक्टर हो गया और गवर्नमेंट को हो गया। इसको छोड़ करके तो बहुत सारे लोग बच जाते हैं। कौन कौन बच जाते हैं? हमारे देश में इतने सारे किसान हैं, फिर किसानों के यहाँ जो लोग काम करने वाले मजदूर हैं तो कृषि श्रमिक उनको बोलते हैं, फिर क्या है, मजदूर हैं बहुत सारे, स्वनियोजित व्यक्ति हैं यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जिनके पास, स्वनियोजित लोग में ऐसा हुआ कि अगर मान लीजिए आप स्वनियोजित हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड और आपके यहाँ पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज आ गए तो आप भी फॉर्मल सेक्टर में हो गए, लेकिन आपके यहाँ हायर्ड वर्कर्स नहीं है, जिन लोगों को आप भाड़े पर आकर के कुछ नौकरी नहीं दे रहे हो या उनको श्रमिक नहीं है आपके यहाँ, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग इसमें काउंट कर लेते हैं असंगठित क्षेत्र में। और आपने देखा था कि स्वनियोजित व्यक्ति भारत में कितने थे, 52% हम लोगों ने देखा था, इतने ज्यादा लोग हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें दिखाई पड़ जाता है कि असंगठित क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा लोग हैं। और कितने ज्यादा लोग हैं, 47.3 करोड़ में से अगर 3 करोड़ आपका फॉर्मल सेक्टर में है तो कितना बचता है, 44.3 करोड़, जो लगभग 94% बन जाता है। कितना? 94%। यानी कि भारत में 94% लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और सोचा गया था कि हम लोग धीरे धीरे ये सब करेंगे तो हमारे यहाँ संगठित क्षेत्र में लोग बढ़ते चले जाएंगे, जबकि बाकी देशों में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे देशों में, हमारे यहाँ हो नहीं पाया। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या रही है। अब महिलाओं की हम लोग बात कर रहे थे, तो महिलाओं में देखो 3 करोड़ जो आपके टोटल फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं ना, उन 5 में से सिर्फ एक ही महिला है। 21% के आसपास 60 लाख महिलाएं हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखोगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज की बात देखोगे जो श्रमिक हैं, तो 31 करोड़ यहाँ पर पुरुष हैं और 13.3 करोड़ यहाँ पर महिलाएं हैं। ठीक, तो महिलाएं यहाँ पर भी कम है, लेकिन उतना कम नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो आपको 1/3 मिल जाएगा, 1/3 से ज्यादा है यहाँ पर। ठीक, 13 दूनी 26, काफी ज्यादा है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि देखो यहाँ पर तो 60 लाख महिलाएं और 2 करोड़ 40 लाख पुरुष हैं, और यहाँ पर 13 करोड़ से ज्यादा महिलाएं और यहाँ पर 31 करोड़ पुरुष हैं। तो महिलाएं कम तो पहले इसलिए जाती है क्योंकि उनको हम काउंट ही नहीं करते हैं। और जहां पर काउंट कर भी रहे हैं वहां पर भी आप देखो कि जो बेहतर तरह का रोजगार माना जाता है वहां पर उनकी स्थिति काफी ज्यादा खराब है। अच्छा, अब आप ये समझिए कि सामाजिक सुरक्षा की बात, क्या जो लोग आपके असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या सोचा गया? तो ऐसा हुआ कि असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या होता है यार, ज्यादातर समझ लो कि जो लोग, बहुत सारे लोग भीड़ लगा करके किसी भी शहर में खड़े हो जाते हैं कि उनको कोई आकर कोई रोजगार दे दे किसी दिन भर के लिए। किसानों के यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मजदूर काम करने वाले हैं, जब सीजन आया तो उनको काम मिल गया, बाकी टाइम पर नहीं मिला। और ऐसे लोगों का कोई हिसाब किताब नहीं होता, इनको कोई पेंशन, बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि, ग्रेचुटी, मातृत्व लाभ, उसको छोड़ करके भी किसी तरह की जॉब सिक्योरिटी, जब मन चाहो उनको निकाल दो, कोई फॉर्मल नहीं होता। फॉर्मल मतलब समझ रहे हैं कि लिखित पढ़त में सारी चीजें ठीक से हो रही हो, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को सोशल सिक्योरिटी दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सरकार के पास उस तरह का डेटा नहीं है और इतने संसाधनों की भी कमी है। लेकिन हमारे यहाँ पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो वो संगठन ने काफी दम लगाया और उसके बाद से उसकी बहुत सारी चीजों को भारत सरकार ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। और अब कई योजनाएं लेकर के आई है भारत सरकार, जिसमें जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं वो लोगों को भी क्या मिले, एक सोशल सिक्योरिटी मिल जाए। जब उनकी उम्र काफी ज्यादा हो रही है तो उनको किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। तो इस तरह के क्षेत्र में क्या हुआ है कि अनौपचारिक क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण करने की कोशिश की गई और सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है। अब आधुनिकीकरण से क्या मतलब है, तो हुआ यह है कि असंगठित क्षेत्र में बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं बहुत पुरानी चल रही हैं और इस वजह से उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, और प्रोडक्टिविटी अगर उत्पादकता अच्छी नहीं है तो पैसे भी कम मिलेंगे, तो इसको भी परिवर्तित करने की कोशिश की गई है। अब हम लोगों ने इस चैप्टर में जो 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं वो है कि अनएम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है और किस किस प्रकार का होता है, और साथ में भारत सरकार ने या राज्य की सरकारों ने भी कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई हैं। हम कम योजनाओं की बात करेंगे क्योंकि हम लोगों ने 4th चैप्टर जो गरीबी पढ़ा था उस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी योजनाएं देखी थी जो गरीबी का उन्मूलन करने के लिए काम कर रही थी, और उसी में एक सेक्शन आता था जो था रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं का। तो हम लोग ये सारी चीजें काफी पढ़ चुके हैं 4th चैप्टर में, इसलिए बहुत ब्रीफ में बात करेंगे और उसके बाद ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियोस अपलोड होते ही पता चल जाए कि हम लोग का कोई नया वीडियो आ गया है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।